हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल में स्वागत है सुमन विद स्टोरीज़। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। काफ़ी दिनों से एक बात मन में बार बार उठ रही है कि इंसान को शायद अपने कर्मों का फल इसी जीवन में भोगना पड़ता है। यह बात नहीं है कि मैं टेलीविज़न में आने वाले क्राइम और भक्ति प्रधान कार्यक्रमों से प्रभावित होकर ये सब बोल रहा हूँ। यह भी नहीं है कि धर्म ग्रंथों का पाठ करने लगा हूँ, ना ही किसी बाबा का भक्त बना हूँ। यह भी नहीं है कि पश्चाताप की महत्ता नए सिरे में समझ आ गई हो। दरअसल बात यह है कि इन दिनों मेरी सुपुत्री का मेलजोल अपने सहकर्मी रोहन के साथ काफ़ी बढ़ गया है। मेरी चिंता का विषय रोहन का शादीशुदा होना है। राधा एक निजी बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत थी। रोहन सीनियर मैनेजर हैं। मेरी बेटी अपने काम में काफ़ी होशियार है, परंतु रोहन के साथ उसकी नज़दीकी मेरी घबराहट को डर में बदल रही थी। मेरी पत्नी सुधा बेटे के पास न्यू जर्सी गई थी। अब वहां फ़ोन करके दोनों को क्या बताता। स्थिति का सामना मुझे स्वयं ही करना था। आज मेरा अतीत मुझे अपने सामने खड़ा दिखाई दे रहा था। मेरा बॉम्बे में नया नया तबादला हुआ था। परिवार आगरा में ही छोड़ दिया था। वैसे भी सुधा उस समय गर्भवती थी। तरुण भी बहुत छोटा था और सुधा का अपना परिवार भी वहीं था, इसलिए मैंने उनको यहाँ लाना उचित नहीं समझा था। वैसे भी 2 साल बाद मुझे दोबारा पोस्टिंग मिल ही जानी थी। कॉलोनी में एक घर किराए पर ले लिया था मैंने। वहाँ से मेरा बैंक भी पास पड़ता था। पड़ोस में भी एक नया परिवार आया था, एक औरत और तीसरी या चौथी में पढ़ने वाले 2 जुड़वा लड़के। मेरे बैंक में काम करने वाले महेश बाबू उसी मोहल्ले में रहते थे। उनसे ही पता चला था कि वह औरत विधवा है। हमारे बैंक में ही उसके पति काम करते थे। कुछ साल पहले बीमारी की वजह से उनका देहांत हो गया था। उन्हीं की जगह उस औरत को नौकरी मिली थी। पहले अपनी ससुराल में रहती थी, परंतु पिछले महीने ही उनके तांगों से तंग आकर यहाँ रहने आई थी। बचकर रहना विनय जी, बड़ी चालू औरत है, हाथ भी नहीं रखने देती। जाते जाते महेश बाबू यह बताना नहीं भूले थे, शायद उनकी कोशिश का परिणाम अच्छा नहीं रहा होगा, इसलिए मुझे सावधान करना उन्होंने अपना परम कर्तव्य समझा। सौजन्य हमें विरासत में मिला है और पड़ोसियों के प्रति स्नेह और सहयोग की भावना हमारी अपनी कमाई है। इन तीनों गुणों का हम पुरुष वर्ग पूरी ईमानदारी से जतन तब और भी करते हैं जब पड़ोस में एक सुंदर स्त्री रहती हो। इसलिए वह पहला मौका मिलते ही मैंने उसे अपने सौजन्य से अभिभूत कर दिया। ऑफिस से लौटकर मैंने देखा वह सीढ़ियों पर बैठ हुई थी। आप यहाँ क्यों बैठी हैं? मैंने पूछा। जी सर, मेरी चाबी कहीं गिर गई है। बच्चे आने वाले हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। आप परेशान न हो, आओ मेरे घर में आ जाओ। जी, मेरा मतलब है आप अंदर चलकर बैठिए, तब तक मैं चाबी बनाने वाले को लेकर आता हूँ। जी, मैं यहीं इंतज़ार कर लूँगी, जैसी आपकी मर्ज़ी। थोड़ी देर बाद रसना जी के घर की चाबी भी बन गई और मैं उनके घर में बैठकर चाय पी रहा था। आधे घंटे बाद उनके बच्चे भी आ गए। दोनों मेरे बेटे तरुण की ही उम्र के थे। पल भर में ही मैंने उनका दिल जीत लिया। जितना समय मैंने शायद अपने बेटे को नहीं दिया था, उससे कहीं ज़्यादा मैं अखिल और निखिल को देने लगा था। उनके साथ क्रिकेट खेलना, पढ़ाई में उनकी सहायता करना, रविवार को उन्हें लेकर मंडी की चाट खाने का तो जैसे नियम बन गया था। अब किसी भी फैसले में रचना के लिए मेरी अनुमति महत्वपूर्ण हो गई थी, इसलिए मेरे समझाने पर उसने अपने दोनों बेटों को स्कूल के बाकी बच्चों के साथ पिकनिक पर भेज दिया था। सरकारी बैंक में काम हो ना हो, हड़ताल तो होती ही रहती है। हमारे बैंक में भी 2 दिन की हड़ताल थी, इसलिए उस दिन मैं घर पर ही था। अमून छुट्टी के दिन में रचना के घर ही खाना खाता था, परंतु उस रोज़ बात कुछ अलग थी। घर में दोनों बच्चे नहीं थे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ रचना? अरे बिना जी, अब क्या आपको भी आने से पहले इजाज़त लेनी पड़ेगी? खाना खाकर दोनों टीवी देखने लगे। थोड़ी देर बाद मुझे लगा रचना कुछ असहज सी है। क्या हुआ रचना, तबीयत ठीक नहीं है क्या? कुछ नहीं, बस थोड़ा सिर दर्द है। अपनी जगह से उठकर मैं उसका सिर दबाने लगा। सिर दबाते दबाते मेरे हाथ उसके कंधे तक पहुंच गए।
उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। हम किसी और ही दुनिया में खोने लगे। थोड़ी देर बाद रसना ने मना करने के लिए मुंह खोला तो मैंने आगे बढ़कर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। उसके बाद रसना ने आंखें नहीं खोली। मैं धीरे धीरे उसके करीब आता चला गया। कहीं कोई संकोच नहीं था। दोनों के बीच जैसे हमारे शरीर सालों से मिलना चाहते हों। दिल ने दिल की आवाज़ सुन ली थी, शरीर ने शरीर की भाषा पहचान ली थी। उसके कानों के पास जाकर मैं धीरे से फुसफुसाया, प्लीज़ आंखें ना खोलना तुम। आज बंद आँखों में मैं समाया हूँ। ना जाने कितनी देर हम दोनों एक दूसरे की बाहों में बंधे चुपचाप लेटे रहे। दोनों के बीच की खामोशी को मैंने ही तोड़ा। मुझसे नाराज़ तो नहीं हो तुम? नहीं, परंतु अपने आप से हूँ। आप शादीशुदा हैं और रसना सुधा से मेरी शादी महज एक समझौता है जो हमारे परिवार के बीच हुआ था। बस उसे ही निभा रहा हूँ। प्रेम क्या होता है यह मैंने तुमसे मिलने के बाद ही जाना। रसना के पास ना शक्ति बची थी और ना पैसे। जो वह केस हाई कोर्ट ले जाती, उस शहर में भी उसका कुछ नहीं बचा था। अपने बेटे को लेकर वह शहर छोड़कर चली गई। जिस दिन वह जा रही थी मुझसे मिलने आई थी। आज जो भी मेरे साथ हुआ है वह एक मृग तृष्णा के पीछे भागने की सज़ा है। मुझे तो मेरी मूर्खता की सज़ा मिल गई है और मैं जा रही हूँ। परंतु तुमसे एक ही प्रार्थना है कि अपने इस फरेब की विरासत अपने बच्चों में मत बांटना। चली गई थी वह। मैं भी अपने परिवार के साथ आगरा आ गया था। मेरे और सुधा के बीच जो खालीपन आया था वह कभी नहीं भर पाया। सही कहा था उसने, एक पत्नी ने मुझे कभी माफ़ नहीं किया था। मैं भी कहाँ स्वयं को माफ़ कर पाया और ना ही भुला पाया था रसना को। किसी भी रिश्ते में मैं वफादारी नहीं निभा पाया था और आज मेरा अतीत मेरे सामने खड़ा हो कर मुझ पर हंस रहा था। जो मैंने आज से कई साल पहले एक स्त्री के साथ किया था वही मेरी बेटी के साथ होने जा रहा था। नहीं, मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। उससे बात करूंगा, उसे समझाऊंगा। वह मेरी बेटी है, समझ जाएगी। नहीं मानी तो उस रोहन से मिलूंगा, उसके परिवार से मिलूंगा। परंतु मुझे पूरा यकीन था ऐसी नौबत नहीं आएगी। मेरी बेटी समझदार है, वह मेरी बात समझ जाएगी। उसके कमरे के पास पहुंचा ही था तो देखा वह अपने किसी दोस्त से वीडियो चैट कर रही थी। उनकी बातों में रोहन का जिक्र सुनकर मैं वहीं ठिठक गया। तेरे और रोहन सर के बीच क्या चल रहा है? वही जो इस उम्र में चलता है। हा हा हा। तुझे शायद पता नहीं है कि वे शादीशुदा हैं। पता है, फिर भी। राशि देख यार, जो इंसान अपनी पत्नी के साथ वफादार नहीं है वह तेरे साथ क्या होगा? क्या पता कल तुझे छोड़कर। ही, मुझे लड़के नहीं, मैं लड़कों को छोड़ती हूँ। तू समझ नहीं रही यार। अब वह मुर्गा खुद कटने को तैयार बैठा है तो फिर मेरी क्या गलती? उसे लगता है कि मैं उसके प्यार में डूब गई हूँ, परंतु उसे यह नहीं पता कि वह सिर्फ मेरे लिए एक सीढ़ी है जिसका इस्तेमाल करके मुझे आगे बढ़ना है। जिस दिन उसने मेरे और मेरे सपने के बीच आने की सोची उसी दिन उस पर रेप का केस ठोक दूंगी। और तुझे तो पता है ऐसे केसेस में कोर्ट भी लड़की के पक्ष में फैसला सुनाता है। और फिर हंसी का सम्मिलित स्वर सुनाई दिया। सीने में तेज दर्द के साथ मैं वहीं गिर पड़ा। मेरे कानों में रसना की आवाज़ गूंज रही थी कि अपने फरेब की विरासत अपने बच्चों में मत बांटना। अपने फरेब की विरासत अपने बच्चों को मत बांटना। परंतु विरासत तो बढ़ चुकी थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।